इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करेंगे भाई। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। ये आखिरी क्लास है सीटेट बैचेस के लिए। और जो बाकी बैचेस अपने चल रहे हैं, क्योंकि ये कंबाइंड होती है 7 बजे जो है क्लास। तो यहाँ पे यस, हाँ जी भावना, फैक्ट रोज नहीं बदलता, तथ्य जो है वो तथ्य ही रहता है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ना आ जाए कि वो बदलने की आवश्यकता हो जाए। जैसे प्लैनेट्स जो है बीच में 9 हो गए थे, बट फिर प्लूटो जो है गायब हो गया, मतलब उसको हटा दिया गया, तो वो एक अलग कहानी है। तब तक वो फैक्ट ही है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हाँ बाकी बैचेस का मैं बता दूं थोड़ा सा। आज है आपकी कितनी, 5 तारीख। और 5 को ही हमने बोला था कल ही खत्म हो जाता सीटेट का सिलेबस, तो बट कल फिर थोड़ा एक बड़ा सेशन लेना था। करमजीत धन्यवाद उधर यूट्यूब पे। तो आपका रखा ऑफ। उतनी एनर्जी आजकल होती नहीं है यार, बहुत ज़्यादा सेशंस एक साथ, बहुत सालों से कर रही हूँ ये सब। अ, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल टीचिंग और इसमें अंतर है, शो हो रहा है भाई खुशी। आपका मैसेज। थर्सडे है 5 तारीख। 14 तारीख को है आपका पेपर। जो आपकी 7 बजे वाली क्लास है, अदर देन सीटेट, सीटेट का तो आज खत्म क्लास। सीटेट की तो उसके बाद क्लास आपकी नहीं है, ये लास्ट क्लास है आपके बैच में। और बाकी सिलेबस भी अब तक खत्म हो ही गया होगा, आई एम श्योर। ठीक। मॉक टेस्ट वगैरह डल जाएंगे, अगर नहीं डले, वैसे डल गए होंगे मॉक टेस्ट, आपने चेक नहीं किए होंगे। कल का सेशन बहुत अच्छा था। अभी तो ऐसे अच्छे अच्छे सेशन आने वाले हैं। कल और अच्छा एक सेशन होगा यूट्यूब पे, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव या टैग वर्ड्स या फिर की वर्ड्स कह करके बुलाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कल रात 9 बजे। और इन सब सेशंस की तैयारी में बहुत टाइम लगता है। अगर 3 घंटे का सेशन है तो 6 घंटे की प्रेपरेशन पीछे होती है। क्वेश्चंस निकालना, उनको टाइप कराना, फिर उनको रीड करना, कहीं कोई दिक्कत है, मिस्टेक है तो उसको हटवाना। तो वो लॉन्ग प्रोसेस है। तो वो 3 घंटे का जो सेशन है वो टोटल 9 घंटे लेके जाता है। 6 घंटे की प्रिपरेशन, 3 घंटे का। बेंड्यूरा की थियरी आपको जनरली सीटेट में नहीं पढ़नी होती है, जरूरत पड़ती नहीं है। बेंड्यूरा कह रहे हैं कि भाई देख करके आप सीख सकते हो, और यही कहानी है बेंड्यूरा की, इमिटेट करके आप सीख सकते हो। इतना आप जान लो, 1 नंबर में आ सकता है यही, अगर आएगा तो। ठीक है। क्योंकि जब टाइम लिमिटेड मिलता है सीटेट में, अगर 2 महीने ही हमेशा दिए जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं सिलेबस के बाहर का भी थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ वो फिर हमेशा उस केस में भी पढ़ाया जाए, है ना। चलिए खैर, समझते हैं कहानी क्या है। और मॉक टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहना है कि आप पेपर से पहले इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं। जितना हो सके नोट्स पढ़ लीजिए, मैंने नोट्स डलवा दिए हैं आपके, शॉर्ट नोट्स। और आज नहीं है 9 बजे क्लास यूट्यूब पे। ठीक। चलिए खैर, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करें, आज है 5 दिसंबर। ठीक। और थर्सडे है आज। ठीक। कल आपका जो 7 PM जो अदर बैचेस हैं आपके, पैडागोजी स्पेशल हुआ, डी प्लस भी हुआ, उनका रहेगा ऑफ। अभी 9 तारीख को एक मैराथन है यूट्यूब पे, आप सभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, जिसमें हम सारा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेंगे एक ही मैराथन में। ठीक। सीसी वाली वीडियो देख लो, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस बताया हुआ है। ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, समझें बात को कुछ थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू दिव्या। तो ये कहानी है। तो आपकी कुछ दिन अभी ऑफ रहेगा 7 बजे वाली क्लासेस का, ये सीटेट का तब तक नहीं निपटता है। तो 10 तारीख तक मान लो आप, 10-11 से फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये कहानी है, बट वो सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अभी कोई पेपर आ भी नहीं रहा, तो उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट एक थियरी है जो लास्ट बची हुई थी।
और जो अदर बैचेस हैं उसमें भी ये थियरी ऐसी है कि इसके अलावा आपने कोई थियरी नहीं भी पढ़ी है बहुत ज्यादा तो भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो मैंने सोचा ये सभी के लिए करा ही देती हूँ। जब हम बात, अरे यार ये माइक लगाने में बड़ी दिक्कत है ये इस जैकेट के साथ। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, थियरी का नाम है कोहलबर्ग का कोहलबर्ग का कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत, भाई थियरी है तो सिद्धांत तो लिखना ही है। नैतिक विकास होता क्या है, पहला ही क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि मॉरल डेवलपमेंट है क्या। तो आपको पता है विकास के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं पी, सी, एस और ई। तो एस, ई को हम सोशियो इमोशनल कहते हैं। इस फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल मतलब शारीरिक विकास, शरीर का विकास जिसमें ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, फिर कॉग्निटिव यानी संज्ञान का विकास, फिर सोशल यानी सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहना है जो हमने सोशलाइजेशन में पढ़ा है, और इमोशनल डेवलपमेंट यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना, उनके प्रति अवेयर रहना, कैसा आप महसूस कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना यानी मैनेज करना, दिशा देना उनको। सोशल डेवलपमेंट के अंदर यानी सामाजिक विकास, समाज में आप कैसे रहेंगे, इसी से जुड़ा हुआ एक विकास का प्रकार है मॉरल डेवलपमेंट जिसको हम नैतिक विकास कहते हैं। तो नैतिक विकास क्या है, नैतिक विकास कहते हैं इसको हम, और नैतिक विकास जुड़ा हुआ है जो कहता है सही और गलत क्या है। नैतिकता की बात करते हैं ना हम, कौन सा क्या करें और क्या ना करें, क्या रॉन्ग है और क्या राइट है ना। ये राइट और रॉन्ग की जो समझ हमें देता है, कुछ सिद्धांत ऐसे हम जीवन में लेकर के चलते हैं जिनको समाज गलत या सही मानता है। तो इसीलिए सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एनिमल्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ बिल्कुल महरीन, एनिमल्स को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सही और गलत की, वो अपना बाय डिफॉल्ट चल रहे हैं अपनी सेटिंग पे जो उन्हें नेचर से मिली है। उन्हें कोई बैठ करके मॉरल एजुकेशन नहीं दे रहा है ना। ऑफलाइन है भाई एग्जाम आपका, शादाब। तो ये क्या है, राइट और रॉन्ग की जरूरत हम ही को पड़ रही है। हमने ही अपने कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं कि झूठ बोलना गलत है, ये करना गलत है, वो सही है ना। तो अब ये सही और गलत की जो कथा है पूरी, ये नैतिक विकास से जुड़ी हुई है कि वो सिद्धांत जो हमें, वो प्रिंसिपल्स जो हमें सही और गलत की समझ देते हैं, नैतिक विकास के तहत आते हैं। तो कोहलबर्ग एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ही कमिटेड सुसाइड, बट वो एक अलग कहानी है। तो कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है। एक व्यक्ति है पियाजे जिनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी पे ये थियरी इंस्पायर्ड है या बेस्ड है, कॉपी नहीं की है, बेस्ड है उस पे थियरी। कि पियाजे कहते हैं कि कैसे दिमाग का विकास होता है चरणों में, ये भी कह रहे हैं जैसे जैसे दिमाग का विकास होता है आपका सही और गलत भी बदलता रहता है। तो कॉग्निटिव मेच्योरिटी पे बेस्ड होती है मॉरल मेच्योरिटी। ये एक बात है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि मॉरल मेच्योरिटी यानी नैतिकता, आपका सही और गलत कितना मेच्योर है। moral maturity is based on cognitive maturity मतलब संज्ञानात्मक परिपक्वता पे आधारित है आपकी नैतिक परिपक्वता। तो नैतिक परिपक्वता, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सॉफ्टवेयर पता नहीं कब चेंज होगा। नैतिक परिपक्वता संज्ञानात्मक परिपक्वता पर आधारित होती है, जैसे जैसे आपका दिमाग मैच्योर होता है, आपकी रीजनिंग चेंज होती है, वैसे वैसे आपका नैतिक विकास भी मैच्योर या चेंज होता है। एक 16 साल के बच्चे के लिए या टीनेजर के लिए जो सही है, जरूरी नहीं है 26 में भी आप उसी को सही माने। 16 साल का बच्चा हो सकता है प्यार में पागल होकर के घर बार दुनिया छोड़ करके चला जाए अपने प्रेमी के साथ, लेकिन वही एक्शन आप 26 साल में या तो नहीं लेते हैं या उसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ठीक है ना। तो ये कहानी है, अभी समझेंगे। देखिए मॉरलिटी है क्या, नैतिकता क्या है। नैतिकता वो सिद्धांत हैं जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। नैतिकता वो सिद्धांत है, वो व्यू है जिससे हम सही और गलत को समझते हैं कि राइट और रॉन्ग की जो हमारी समझ है वो नैतिकता से आती है। आजकल वैल्यू एजुकेशन हो गया है बच्चों के स्कूल में, पहले हम मॉरल एजुकेशन पढ़ा करते थे। उसमें कहानी होती थी, एक लकड़हारा था, उसको उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, फिर वो सच बोलता है, फिर उसको तीनों कुल्हाड़ी मिल जाती हैं। ये सब सुना है ना आपने। मतलब कि
सही करना का जो परिणाम है वो अच्छा होता है, ये हमें उससे सीख मिल रही है, नैतिकता। ठीक, राइट और रॉन्ग की समझ हमारी नैतिक प्रिंसिपल्स या मॉरल प्रिंसिपल्स से ही आती है। ठीक, मॉरल रीजनिंग क्या है? मॉरल रीजनिंग है वो तर्क, वो थिंकिंग जो हमको, जिसपे हमारी मॉरल डिसीजंस बेस्ड होते हैं। भाई थिंकिंग, कोई तो थिंकिंग रीजनिंग यही चीज तो है कि तर्क देना जिसमें आप लॉजिक लगा रहे हैं। तो हर एक नैतिक डिसीजन में ये कोलबर्ग क्या करते थे, कुछ डिलेमास देते थे। अभी एक हाइंस डिलेमा बहुत फेमस है इनकी, उस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। डिलेमा देते थे यानी कुछ आपके दुविधा पेश करते थे बच्चों के सामने, दुविधा पेश करते थे कि ये करें कि ये करें, ये रास्ता लें कि ये रूट लें, है ना, सही कि गलत। जैसे दो लोग हैं आपके पिताजी और माताजी, किसको बचाएंगे आप यदि एक को ही बचाना हो तो? ये है एक नैतिक दुविधा या ये है एक मॉरल डिलेमा। ठीक, अगर हम बात करते हैं मॉरल डिलेमा की, नैतिक दुविधा की, तो किस तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, ये डिसीजन दुविधा का है कि अच्छा दोस्त भी बहुत, या आपका आपका आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या फिर आपकी मदर, दोनों में से किसको बचाएंगे आप? अगर एक तरफ आपके पिताजी हैं, एक तरफ माताजी हैं, ये मुश्किल डिसीजन है, ये नॉर्मल वाली डिलेमा नहीं है कि 2 मिनट में सॉल्व हो गई या ऐसे ही खत्म हो गई। वो तो डिलेमा, दुविधा तो हुई नहीं ना। वो जब तक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जब तक मुश्किल नहीं है सिचुएशन, तब तक दुविधा थोड़ी कहलाएगी। तो कोलबर्ग अलग अलग एज के लोगों को क्या देते थे, दुविधा देते थे, यानी अडोलसेंस तक इसमें लोग थे, और वो अलग अलग एज के आधार पे व्यक्ति का सही और गलत अलग अलग होता है। ये बात वहां से निकल करके आती है कि जितना दिमाग आपका मेच्योर है, जितनी रीजनिंग आपकी मेच्योर है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। ठीक, तो ये जो अब ये डिसीजन लेने के लिए कि मदर को बचाना है कि फादर को, या राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, किस तरफ जाऊं, लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, इसके लिए एक थिंकिंग लगती है। भाई जब आप डिसीजन लेते हैं, एक चोर भी जब चोरी करने की सोचेगा, कुछ तो उसने सोचा ही होगा ना। अब ये जो सोच है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इसके लिए लगती है एक थिंकिंग, जिसको हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं या थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉरल रीजनिंग कहते हैं या थिंकिंग कहते हैं। बात सही है या नहीं? मॉरल रीजनिंग या थिंकिंग कहते हैं। तो एक थिंकिंग प्रोसेस लगती है किसी भी एक डिसीजन को लेने में, दुविधा से निकलने में, उसी को मॉरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। ठीक, तो वो तर्क जो यूज होता है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, क्या राइट है कि क्या रॉन्ग है, इट डिपेंड्स, संदर्भ पे कई बार डिपेंड करता है और व्यक्ति पे कि उसने रीजन क्या दिया है। ठीक है, कि तर्क क्या दिया है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, मॉरल डिलेमा से निकलने के लिए ही आप तर्क का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा रास्ता चूज करना है। दुविधा से निकलेंगे जब आप मॉरल डिसीजन लेंगे या मॉरल रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब एक बहुत फेमस डिलेमा है जो कोलबर्ग बच्चों के सामने प्रस्तुत करते थे, हाइंस डिलेमा कहते हैं इसको। हाइंस या हिंज कह देते हैं कई लोग हिंदी में। हिंज क्या है भाई? हाइंज एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ की जो है बहुत ही कोई डेडली डिजीज उनको हो गई थी। एज इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, एज इसमें महत्वपूर्ण भी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक, तो अगर हम बात करें इशरत, तो क्या होगा भाई? हाइंज एक व्यक्ति है जिनकी वाइफ को एक डेडली डिजीज हो गई है, बिल्कुल मृत्यु सैया पे ही पड़ी हैं, और एक व्यक्ति है पूरे शहर में जिसके पास इलाज है, दवाई है, ये ड्रग है जिससे इनकी जान बच सकती है। हाइंस जाता है उस व्यक्ति के पास, उस केमिस्ट के पास, उस मेडिकल स्टोर वाले के पास, जो भी आप समझना चाहें, और कहता है भाई तुम मुझे ये दवाई दे दो, ये लो इसके पैसे। तो वो कहता है नहीं यार, मैंने तो ये 10 रुपए में अगर बनाई है, मैं तो इसको 1000 में बेचूंगा, 100 गुना पे। क्यों? या 10 टाइम्स में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्यों? वो क्या है, मैंने बनाई है भाई, मैंने टाइम लगाया, मैं तो इसको इतने में बेचूंगा, मेरे को तो लाभ चाहिए। अब वो जस्टिफिएबल है नहीं है, उसने कह दिया मैं तो इतने पैसे में ही बेचूंगा। अब हाइंस की वाइफ की चली जाएगी जान। हाइंस जाता है अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे करता है, जो भी कर सकता है करने की कोशिश करता है, बट बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हाइन की स्टूडेंट कैरल गिलिगन थी, बात नहीं बनती, उतने पैसे हो नहीं पाते। अब हाइंस कहता है 50% अभी ले लो, 50% बाद में दे दूंगा, कोई बात नहीं, 1000 में ही बेच लो यार, 10 रुपए की चीज। ठीक, तो अगर यहां पे जो है तुम बेचो 100 टाइम्स एक्स्ट्रा में बेचो, तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बनती है एक सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या है कि अब हाइंस के सामने दो रास्ते हैं, दुविधा आ गई। या तो वो चोरी कर ले रात को जाके इस दुकान से दवाई की, क्योंकि ये गलत ही कर रहा है भाई एक तरह से देखा जाए, और उसको जान बचानी, या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। या तो चोरी कर ले, ब्रेक इन कर ले उस दुकान में, या फिर वाइफ को मरने दे, है ना। ये दो ऑप्शंस हैं, ये दुविधा है।
हाइंस क्या करता है, अब आप खुद सोचिए कि आप क्या करते अगर ऐसी सिचुएशन होती। तो यमराज लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं इनकी वाइफ को, यमराज का दूत एकदम तैयार है। ठीक, ये तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। फिर वो फिर वो कर लेता है चोरी, हाइंस मजबूरन चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचाता है। दुकान से उसकी चोरी वो निकाल के दवाई और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। अब फिर ऐसी दुविधा के बाद कोहलबर्ग अलग अलग सवाल पूछते हैं अलग अलग लोगों से, और अलग अलग एज के बच्चों के जो है या अलग अलग एज के व्यक्तियों के जो है जवाब डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनका सही गलत, उनका मॉरल डेवलपमेंट अलग अलग हुआ होता है। बात सही है या नहीं है? हाँ ठीक है अंसारी, थोड़ा हेक्टिक हो रहा है बस। देखिए, तो कोहलबर्ग आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस पूछे कोहलबर्ग ने कि हाइंस, फर्स्ट क्वेश्चन है हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ, कि हाइंस को वो दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि इससे नियम का उल्लंघन हो जाएगा। हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस, कि हाइंस को जो है दवा चुरा लेनी चाहिए और खुद से वो कर देना चाहिए सरेंडर, कि लो भाई मैंने चोरी की थी, बात खत्म, इसलिए की थी। फिर आता है थर्ड के हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर, यानी हाइंस को क्या करना चाहिए, ये चोरी तो कर लेनी चाहिए और प्रिजन यानी कि जेल में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ये व्यक्ति था, क्योंकि ये जो व्यक्ति था, अरे यार ये तो कहानी सुना रही हूं, अब इसमें भी हिंदी में लिख दो, हिंदी में ही तो बता रही हूं क्वेश्चन, कमाल करते हो। देखो, हाइंस शुड स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर, कि हाइंस को ड्रग को तो चोरी कर लेना चाहिए, ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है या समझना जरूरी है, कुछ याद रट्टे थोड़ी करने लगाने हर चीज के। ठीक, तो यहां पे कह रहे हैं कि हाइंस को दवा तो चुरा लेनी चाहिए और जेल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर वाला ये व्यक्ति जो दवाई बेच रहा था ये भी तो गलत था। तो अब आप जहां खुद को पा रहे हैं वही स्तर है आपकी मॉरलिटी का। तो अगर आप कह रहे हैं कि भैया उसको स्टील नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि लॉज आर लॉज, लॉज फिक्स्ड होते हैं, तो आप कहीं फोर्थ स्टेज पे हैं, है ना, या फिर लॉ के डर से कि आप जेल चले जाएगा इस डर से नहीं करनी चाहिए, तो पहली स्टेज पे हैं। ये स्टेजेस अलग अलग फिर उन्होंने दी, ऐसी बहुत सारी मॉरल डिलेमास पोज करने के बाद। चलिए आते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके दिमाग में रह जाएंगे। इन्होंने 3 लेवल दिए, 3 स्तर दिए मॉरलिटी के। कोई बात नहीं दीपक, गुस्सा क्यों हो रही हो मैम, रोथास कह रहे हैं, मतलब इतनी जरूरी बात कर रही होती हूँ उस बीच में किसी को तो याद आता है कि हिंदी लिख दो। भाई जहां जरूरी है वहां तो लिख ही रही हूं ना हिंदी, और मैं सुनती भी हूँ आपकी बात, ऐसा थोड़ी नहीं सुनती हूँ, है ना। देखो एक बार, और यहाँ इस स्टूडियो में थोड़ा मुश्किल होता है, अभी समय लग रहा है, एक तो साथ में हॉर्न बजते रहते हैं लगातार, तो थोड़ा अभी मेरा दिमाग सेटल करने के लिए, ऊपर से काम जो है ज्यादा है आजकल। हाँ देखिए, तो अगर हम बात करें, सॉरी भाई, 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी, बाद में सही थी बट ठीक है मैं समझ रही हूं। 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी, यानी इन्होंने नैतिकता के 3 स्तर दिए हैं। 3 लेवल्स ऑफ मॉरलिटी दिए हैं किसने, कोहलबर्ग ने, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, प्रकृति, थैंक यू प्रदीप। तो पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी पूर्व पारंपरिक स्तर। प्री कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन से पहले, ट्रेडिशन से पहले, समाज से पहले, तब समाज की पड़ी नहीं है बच्चे को, 4 से 10 साल के बीच में, अराउंड 10 ईयर्स के अराउंड इसको कहते हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग कहेंगी, बट हाँ आप कह सकते हैं कि 4 से 10 के अराउंड रहेगी बात। धन्यवाद जी। फिर आते हैं सेकेंड लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल है 10 से 13 साल, 10 to 13 ईयर्स के बीच में, कहीं पारंपरिक, परंपराओं, टोटली सोसाइटी पे बेस्ड है। यहाँ पे जो मॉरलिटी है, व्यक्ति का सही और गलत किस पे बेस्ड होगा, समाज पे। ये समाज से पहले का स्तर है, उसको खाना मिल रहा है ठीक है, जिस चीज से दंड मिले वो गलत है। अभी आएंगे, इनके अंदर भी 2-2 स्टेजेस हैं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 एंड अबव, उत्तर पारंपरिक स्तर। उत्तर पारंपरिक स्तर यानी परंपराओं के पार, बियॉन्ड ट्रेडिशन, बियॉन्ड ट्रेडिशन, बियॉन्ड ट्रेडिशन यानी परंपराओं के परे, ठीक है, बियॉन्ड ट्रेडिशन। अब आप परंपराओं, समाज के एक हद तक आपकी खुद की मॉरलिटी है, सेल्फ। तो अगर हम देखें यहां पे एक्सटर्नल है मॉरलिटी, सही और गलत क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं कि अगर मार पड़ेगी किसी चीज से, दंड मिलेगा तो वो गलत, जिससे ना मिले वो सही। यहां पे व्यक्ति जो है वो समाज निर्धारित करेगा उसका सही और गलत क्या है, और यहां जो है वो सेल्फ के प्रिंसिपल्स आ जाते हैं तीसरे लेवल पे। हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है ना। ठीक, अरे इतने दुखी मत हुआ करो यार, इतनी तो दिक्कत नहीं होती है जितने आप परेशान हो जाते हो। आ जाओ इधर। तो अगर हम बात करें
हाँ सही बात है समीना, कि हाइंज ने जो है चोरी करके अपने बीवी की जान बचाई और आपके लिए छोड़ दिए नियम। ठीक, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, देखते हैं। ये तो कोहलबर्ग की कहानी है, कोहलबर्ग ने आपके लिए नियम बनाए हैं। ठीक है अफसाना, देखिए तो अगर हम बात करें यहां प्री कन्वेंशनल लेवल की, 4 से 10 साल एक्सटर्नल, इसमें दो देखिएगा, इसमें 2 लेवल आते हैं, फिर कन्वेंशनल में 2 लेवल आते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल में 2 लेवल आते हैं, टोटल हैं 6 लेवल्स। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अभी हमने लेवल की बात की, हर एक लेवल पे क्या है, 2-2 स्टेजेस हैं, तो 3 लेवल, 2 स्टेज हर लेवल पे, टोटल कितनी हो गई, 3×2=6, इतना बेसिक मैथ हम सभी को आता है। तो टोटल स्टेजेस 6 हैं, लेवल हैं 3, हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं। अब हम स्टेजेस की बात कर लेते हैं, टोटल स्टेज हैं कितनी, 6। पहले लेवल में 2 स्टेजेस हैं, उनको समझते हैं। पहले लेवल में 2 स्टेजेस हैं, उनको समझते हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं इसको, परंपराओं से पहले या समाज से पहले, है ना। समाज की यहाँ पड़ी नहीं है, इतना छोटा है बच्चा, अब 10-11 साल के बच्चे को क्या समाज की पड़ी है, आप तो उसको डांट नहीं लगाओ तो उसके लिए सब सही है ना। मतलब जिस चीज से उसको डांट पड़ती है तो उसको लगता है अच्छा ये गलत है, शायद मैंने किसी का सामान उठा लिया, या मतलब कुछ कहा जाए। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, पहली स्टेज पढ़ते हैं इस लेवल में। पहली स्टेज बिल्कुल इमेजेस के माध्यम से समझेंगे, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने थे ना संगीता, क्लासेस एग्जाम के बाद हटा देते हैं क्या, नहीं, जितने टाइम की आपकी वैलिडिटी है जब से कोर्स शुरू हुआ है उतने टाइम तो रहती है, चाहे पेपर हो नहीं हो, है ना। कोई कह रहा आप हाइंस के स्थान पे होती तो क्या करती, शायद यही करती, या हो सकता है ना करती। मतलब ये यही इस थियोरी का एक ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, इसका क्रिटिसिज्म भी है, परिकल्पनात्मक सिचुएशंस हैं। हो सकता है आप चोरी करने जाओ, आप परफेक्ट चोर ना हो, चोरी कर ही ना पाओ, ना इधर के रहो ना उधर के रहो, है ना। अब मैंने जीवन में अगर चोरी नहीं की, अब मैं अचानक से चोरी करने चले जाऊंगी तो बहुत अच्छी चोर थोड़ी बन पाऊंगी। मतलब मुझे तो उम्मीद कम ही है, मेरे तो झूठ ठीक से नहीं बोला जाता, है ना। जरूरत भी नहीं पड़ती है वैसे जीवन में, बट ये पहले से ही है दिक्कत। जैसे घर में भी जो, या तो मैं बोलूंगी ही नहीं, या तो मैं उस बात को अवॉइड ही करूंगी, या फिर मतलब आप मेरी शक्ल पे पहचान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कई बार नॉर्मल इंसान तो वो तो सबकी पर्सनैलिटी अलग है, डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है। बट हाँ, मतलब ऐसी ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है, एक्चुअल में आप क्या करेंगे ये आप ही को पता है, ठीक है ना। तो हाँ 10 दिन में भी हो सकता है भाई। अगर हम देखें अफसाना, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन ये प्री कन्वेंशनल यानी कन्वेंशन से पहले पूर्व पारंपरिक स्तर की पहली स्टेज है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट यानी आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। क्या है, दंड अभिविन्यास, 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 ठीक है बात। आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, वाओ ये तो कमाल ही है, ये आपका ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, आज लाएंगे अभिविन्यास, आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। अब ये क्या है देखते हैं। देखिए तो यहां पे अगर या तो बच्चा आज्ञा का पालन करेगा, आज्ञा का पालन करेगा, हाँ ठीक है मेरी मम्मी ने कहा है मुझे तो ये करना है, बात खत्म, या फिर दंड मिलेगा। तो दंड से बचने के लिए, कि स्केल पढ़ते थे ना पहले स्कूल में, या ये काम नहीं किया तो डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा, सुनने को मिलेगा, मम्मी आंखें दिखाएंगी, पापा आंखें दिखाएंगे, वॉट। तो जिस काम से दंड मिले वो काम गलत है, जिस काम से दंड ना मिले वो काम सही है। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है वो। मिल गए हैं नोट्स सेक्शन में, चेक कर लो शॉर्ट नोट्स। तो दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है बच्चा इस स्टेज में, ठीक है ना। तो ये पहली स्टेज है कि दंड ना मिले इसलिए वो आज्ञा को मानता है, उसका सही गलत खुद का कुछ नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल है जो भी है। सेकंड है आपका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब चोरी करने से अगर दंड नहीं मिल रहा तो उसके लिए चोरी गलत नहीं है फिर। थैंक यू अर्शिया, 5 स्टार दे दे कह रही हैं। देखिए सेकंड क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यानी व्यक्तिगतता या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, या म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहते हैं इसको, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसको स्वलाभ चरण कह सकते हैं कि व्यक्ति अपना ही लाभ देखता है, स्वलाभ चरण, स्वलाभ चरण।
कि व्यक्ति क्या देखेगा, अपना ही बेनिफिट देखेगा किसी भी एक चीज में। हाँ, वो सफिशिएंट है शशि, काफी हद तक। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, हिंदी इंग्लिश की जो मैराथन यूट्यूब पर कराई हुई है। तो यहां पे क्या है, माई एटीट्यूड विल बी ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी। वो ऐसे लिखते थे ना लोग पहले फेसबुक के जमाने में, ऐसे अपने वो कवर पेज पे लगा देते थे कि भाई मेरा एटीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ सही हो, मैं तुम्हारे साथ सही हूं, बात खत्म, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक। इसको कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, जैसे को तैसा वाली बात। ठीक, क्या है ये, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। भाई तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, बात खत्म, टिट फॉर टैट। ठीक, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यू गिव मी दिस, आई विल गिव यू दिस। मम्मी बाहर से अगर रिश्तेदार आए हुए हैं, आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, आपको नमकीन बिस्किट मंगाने हैं, पुराने जमाने में ज्यादा होता था, आजकल तो ब्लिंकिट हो गया है और 70 चीजें आ गई हैं, है ना। तो आपको अगर कुछ बाहर से मंगवाना है अपने बच्चे से, तो बच्चा कहेगा मुझे क्या मिलेगा, ये घर का सामान लाऊंगा बट मुझे 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी, मुझे टिंडर जॉय मिलेगा, किंडर जॉय। और टिंडर याद आ रहा है, सोचो, मेरा कोई वास्ता भी नहीं है तब भी याद आ रहा है। देखो, तो अगर हम बात करें तो यहां पे बच्चा सिंपल, मैंने तेरे साथ कल अपना टिफिन शेयर किया था अपने दोस्त से, कह रहा है आज तुझे मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा। बात इतनी ही सिंपल है। बात क्या है, सिंपल है। कल मैंने तेरे साथ अपना टिफिन शेयर किया था, आज तेरे को करना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। मतलब जो बदले में मेरे को कुछ चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट देखेगा बच्चा इस स्टेज पे। क्या देखेगा, सेल्फ इंटरेस्ट। है तो वही 10 साल के आसपास ना, कि मेरा क्या फायदा है किसी काम को करने में, तब तो मैं करूं, अदरवाइज तो रहने दो। कुछ लोग बड़े होके भी यहीं रहते हैं। ठीक, चलिए खैर, ये हुई 2 स्टेजेस। अब आता है लेवल 1। अभी लेवल 2। लेवल 1 में हमने क्या सीखा, लेवल 1 में हमने सीखा, ये थोड़ा रिवीजन से याद रहते हैं इसलिए मैं एक और बार बता देती हूँ। लेवल 1 में हमने सीखा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन। अपना कोई सही गलत नहीं है, जिस चीज से दंड मिले वो गलत है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ये आपकी पहली स्टेज थी। फिर था म्यूचुअल एक्सचेंज या इंटरपर्सनल रिवॉर्ड, गिव एंड टेक, जैसे को तैसा वाली स्टेज। बहुत आते हैं इससे सेकेंड स्टेज से क्वेश्चन। ठीक, प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक स्तर पे हैं ये दोनों। फिर आते हैं हम लेवल 2 पे, है ना। लेवल सबके ही निकलेंगे क्योंकि 3 लेवल हैं। देखिए एक बार, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, इधर आ जाओ। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल क्या है भाई, पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर क्या है, पारंपरिक स्तर। अब ये परंपराओं के अनुसार चलने वाला स्तर है, जहां पे सोसाइटी को ध्यान में रख करके सही और गलत तय होता है, कि जो समाज के लिए सही है वो सही है, टाइप्स। ठीक, तो यहां पे ध्यान में समाज रहता है कि सही और गलत समाज से जो है, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, गिव एंड टेक। मुझे क्या फायदा होगा इसलिए मैं कुछ दूंगा क्योंकि मुझे कुछ मिलेगा। ठीक, कन्वेंशनल लेवल क्या है कि तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैंने तेरी जो है नोटबुक फाड़ दी। ये इस तरह की चीजें होती हैं उस स्टेज में। अब आ जाते हैं 3rd और 4th पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसको गुड बॉय नाइस गर्ल कहते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे भी। अंतरवैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, और मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कहते हैं। तो 3rd स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं, पहली बार 3rd स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है भाई, देखना एक बार। 3rd स्टेज की हम करते हैं बात। देखिए 3rd स्टेज बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहते हैं इसको। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास। अच्छी लड़की अभिविन्यास। अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ठीक, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक, अब A+ ग्रेड फर्स्ट आओगे तो मम्मी कहेंगी वेरी गुड, शाबाश, मेरा बच्चा तो गुड बॉय है, गुड गर्ल है। तो आपको प्रेज चाहिए माँ बाप से या जिस भी अथॉरिटी से, तो आप कोई काम करते हैं क्योंकि आपको प्रेज चाहिए। सारी दुनिया इसी पे चल रही है आधे से ज्यादा।
गुड बॉय नाइस गर्ल, मेरी मम्मी कहेंगी कितनी अच्छी बेटी है, मेरी बाबू मेरी प्यारी बच्ची कितनी प्यारी है, पानी लेके आइयो, तुरंत लेके आएंगे। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये इस एज की बात है। जीवन भर अगर आप गुड बॉय या गुड गर्ल सिंड्रोम में ही जीते रहेंगे तो आपका अपना जीवन क्या है आपको पता ही नहीं लगेगा कभी। और ज्यादातर लोग इसी में जीते रहते हैं, कंफॉर्मिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, है ना। तो अगर हम देखें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, कोई काम इसलिए करना क्योंकि प्रेज मिलेगा, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित होंगे, गौरव महसूस करेंगे, प्राउड होंगे, इसलिए तुमको ये करना चाहिए। ये है आपका थर्ड स्टेज, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, आते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज क्या है? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, सामाजिक अनुबंध को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस भी कहते हैं इसको, यानी सामाजिक नियमों का पालन है इसमें, ठीक है ना, सामाजिक क्रम का पालन या नियमों का पालन, लॉ एंड ऑर्डर फिक्स है, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर फिक्स्ड इन दिस स्टेज, रूल्स आर रूल्स, आप दोस्त हो कुछ भी हो भाई, रूल्स सभी के लिए है, रूल्स आर रूल्स, या रूल्स क्या है? फिक्स्ड है एकदम, इस स्टेज में रूल्स एकदम फिक्स्ड है। बात सही है या नहीं है? बात सही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें यहां तो इसमें पुलिस आ गया भाई, जो लॉ के खिलाफ है वो नहीं होगा, रेड लाइट जंप करना नहीं करेंगे चाहे किसी की जान भी आ रही हो। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति रूल तोड़ेगा सब रूल तोड़ेंगे, तो ऑर्डर को मेंटेन्ड रखना है, ये यहां पे जरूरी है। कोई कह रहा है, राखी कह रही है ये बोल बोल के बहुओं से काम कराया जाता है। हाँ, और लोग करते भी हैं क्योंकि हमारी कंडीशनिंग कई बार ऐसी ही होती है, हमको लगता है प्रेज तो मिल ही जाए। देखो फिर आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। अब हम समाज के परे चले गए, अब हमारे खुद के कुछ सिद्धांत हैं या सही और गलत की डेफिनेशन है। उत्तर पारंपरिक स्तर कहते हैं इसको, हाईएस्ट लेवल है ये, मतलब इसमें 2 स्टेजेस हैं जिसमें 6th स्टेज हाईएस्ट है, हर कोई नहीं पहुंच पाता वहां तक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक संविदा एवं व्यक्तिगत राइट, जिसको आप अधिकार कह लीजिए। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स यानी सार्वभौमिक नैतिकता। ये 2 स्टेजेस हैं, एक एक करके समझते हैं। स्टेज 5 है, स्टेज 5 और 6 में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एक मिनट रुकना यार, ये तो बड़ी ही आफत वाली चीज हो गई है, एक मिनट रुको। चलिए, ये इतनी भारी है जैकेट, किसी को दूंगी। देखिए तो करें आगे चलें, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अगर हम देखें यहाँ पे, मैं वहां हमेशा ब्लैक कपड़े ही पहनते हैं और ब्लैक मुझे पसंद भी है, और कपड़े अभी मुझे लेने हैं, इस मामले में मैं थोड़ी सी खराब हूँ। कपड़े बड़ा मुझे मुश्किल काम लगता है कपड़े खरीदना, मतलब कुछ भी ले आती हूँ। या तो देखो एक बार, अगर हम बात करें तो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी समाज के कुछ नियम हैं तो लेकिन व्यक्ति के भी अपने कुछ अधिकार हैं। तो अगर नियमों को बदलना पड़े, क्योंकि समाज के भले के लिए नियम बनाए गए हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदल दो यदि व्यक्ति का भला नहीं हो रहा। जैसे 3 तलाक को बदला गया, किसी का तो भला नहीं हो रहा होगा ना, नियम है लेकिन बदला जा सकता है। संविधान में बहुत सारे परिवर्तन कई बार होते हैं क्योंकि नियम से भला नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है, आपका जो किसान आंदोलन हुआ उसमें वो जो नियम थे वो वापस लिए गए, मैं उसके एंटी हूं, प्रो हूं, ये हूं वो हूं, ये सब इसमें मत लगाना प्लीज, है ना। मेरा राजनीति से ऐसा कोई संबंध है नहीं ना, मेरे को कोई फर्क पड़ता, टीचर को फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए उस तरह से, है ना। मतलब पर्सनली या अपने विचार आप पे नहीं थोपने चाहिए, ठीक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, सिलेबस आज खत्म ही तो है। अगर हम बात करें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी समाज में नियम बना रहे, समाज के लिए ही नियम है, नियम के लिए समाज नहीं है, तो नियमों को बदल दीजिए। अगर एक बड़ी पॉपुलेशन के वो भला नहीं कर रहे हैं, तो जैसे इसी के अंदर ये इतने सारे आंदोलन होते हैं, है ना, और ये सारी बातें हैं कि नियमों को बदल दीजिए। एक व्यक्ति है जो रिश्वत नहीं लेता है क्योंकि उसको लगता है उससे समाज का भला नहीं होगा और उसका इंडिविजुअल राइट है कि वो करप्शन ना करे, तो वो नहीं करता है, ठीक। स्टेज 6 देखिएगा, स्टेज 6 में क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है, 1-2% लोग ही दुनिया में पहुंच पाते हैं यहां तक। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यहां पे सार्वभौमिक राइट की बात हो रही है। देखो यहां पे समाज की बात हो रही थी, क्या सही है क्या गलत है समाज के लिए, यहां पे बात हो रही है जस्टिस की, या
ह्यूमन अपने बारे में उसके क्या सिद्धांत है, फेयरनेस के बारे में वो सोचेगा। वो चाहे दुनिया एक तरफ चल रही हो, ये व्यक्ति अपने लिए खड़ा हो जाएगा, या दुनिया के लिए भी जान पे आ जाएगी बात, लेकिन अपने सही गलत पे रहेगा। तो जैसे महात्मा गांधी इसमें आ गए, अहिंसा की उन्होंने बात की, नेल्सन मंडेला आ गए, भगत सिंह आ गए। तो व्यक्ति का सही और गलत खुद से डिसाइडेड है यहां पे। ये हाईएस्ट लेवल है जहां वो खुद से, के एक व्यक्ति हैं कर्नेल सिंह जो कहते हैं कि भाई मैं तो इस गवर्नमेंट को जो है ये तो वो नहीं दूंगा, क्या कहते हैं, रिश्वत, इनकम टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो डैम में सारा पैसा वेस्ट कर दे रहे हैं, ये वो, चाहे मेरे ऊपर केस हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो व्यक्ति की खुद की मॉरलिटी है, खुद का सही गलत है, खुद के ह्यूमन राइट्स और प्रिंसिपल्स की वो बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करेगा। ठीक है साक्षी, चलें। तो ये था हाईएस्ट लेवल, और वहां वो समाज को लेके ज्यादा चीजें थी। अब इसकी आलोचना इस थियरी की बहुत फेमस है और बहुत बार पूछी जाती है। तो एक महिला है, अभी भी हैं ऑफ कोर्स, कैरल गिलिगन, इनका नाम है कैरल गिलिगन, इन्हीं की स्टूडेंट थी, क्या कहते हैं, कोलबर्ग की, कैरल ग्लिगन, कैरल ग्लिगन कोलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इनको कुछ चीजें सही नहीं लगी और इन्होंने कर दी आलोचना। कैरल गिलिगन क्या कहती हैं, कैरल गिलिगन देखिए, कैरल गिलिगन ने कहा कि इन्होंने नारीवादी परिप्रेक्ष्य को, यानी फेमिनिस्टिक एस्पेक्ट को, फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को, परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा। सारे सैंपल्स मेल थे इनके, यानी लड़कों को ही इस थियरी को बनाते समय ध्यान में रखा गया कि वो जस्टिस की या लॉजिक की बात कर रहे हैं। यदि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, नारीवादी पर्सपेक्टिव में केयर भी शामिल होती है, महिलाएं केयर को भी ध्यान में रखती हैं जब डिसीजन लेती हैं अपने सही और गलत का। महिला और पुरुष जरूरी नहीं है सब सेम तरह से ही सही और गलत की बात करें, है ना। तो केयर की वो बात करती हैं, सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, संवेदनशील होती हैं महिलाएं, तो उनके पहलू को तो ध्यान में नहीं रखा गया। तो ये जेंडर बायस थियरी है, ये इन्होंने कहा, है ना। अनकंफर्टेबल नहीं है यार, पता नहीं ये या तो कल क्लास ली है इतने घंटे या क्या है कि देखिएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, यानी एक तो ये हर एक कल्चर में एप्लीकेबल है, ये कहना गलत होगा। कुछ इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होते हैं, अमेरिका जैसे, जहां इंडिविजुअल को ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा। बच्चा 18 साल का होता है, अपना जीवन खुद से जीना शुरू कर देता है ना। और यहाँ पे जो है बच्चा बच्चा ही है जीवन भर तक, ठीक। तो माँ बाप ही ले रहे हैं डिसीजन एक 40 साल के आदमी के लिए भी, ठीक। तो ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, यानी सभी संस्कृति पे ये बात सेम तरीके से लागू होगी जरूरी नहीं है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो व्यक्ति को सेंटर में रखते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर अलग हैं। और अगर हम बात करें आपकी कलेक्टिविस्ट कल्चर, डिफरेंट तरह से सोचते हैं। कलेक्टिविस्ट जो हम हैं, मतलब एशियन कंट्रीज हो गई जहां सबको साथ लेके चलने की जो परंपरा है, तो सभी कल्चर में यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि माँ बाप को अलग रहने के लिए ना कहा जाए। गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि शायद ही कोई है जो ओल्ड एज होम छोड़ के आएगा माँ बाप को। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत प्रेम है उन्हें माँ बाप से, लेकिन कई बार समाज के डर से, लोगों के डर से, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है उस तरह का, बस उनको रखते हैं लोग मजबूरी में। ऐसे भी आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे, मैं गांव में रही हूं तो मैं ये बात कह सकती हूँ, ठीक है ना। उपासना वो अलग से पूछा नहीं जाएगा, वो हमने अज्यूम ही किया था, लेकिन मैंने बाद में अभी इस पे एनालाइज किया तो कर्नेल सिंह को जाना चाहिए इधर, सिक्स्थ में, सिक्स स्टेज में। आप सिर्फ गर्ल का कमेंट ले रही हैं, अबू तालीब कर रहे हैं। नहीं अबू, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको मैं कितना हेडेक इस टाइम पे महसूस कर रही हूँ, बट मैं कमेंट सभी के ले लेती हूँ जितना मैं पढ़ पाती हूँ। बात सही है या नहीं है? चलिए ठीक है उपासना। तो कर्नेल सिंह वाला एग्जाम्पल जो है, अभी मुझे वो एग्जैक्टली क्वेश्चन भी नहीं याद आ रहा है, तो इसको अगर बाद में, मैंने थोड़ा सा एनालाइज अभी मैं कुछ दिन पहले ही कर रही थी, तो कर्नेल सिंह को आना चाहिए सिक्स स्टेज में। हालांकि उस पर कहीं भी उनके बारे में चर्चा नहीं है, उन्होंने स्टेज नहीं पूछा, लेवल ही पूछा है, तो लेवल तो यही रहेगा। क्या पूछ रहे हो राना? अभी लास्ट में पूछना, रुक जाओ। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, यानी ये परिकल्पित परिकल्पित परिस्थितियां हैं। परिकल्पित कैसे हैं? परिकल्पित परिस्थितियां ऐसे हैं कि इमेजिनरी है। व्यक्ति बोलते समय तो बोलते अरे हम तो दहेज के खिलाफ हैं, लेने की बात आए तो ले लेगा, तो इमेजिनरी है। हाइपोथेसिस में मैं कह दूं, आप पूछ रहे थे जैसे आप होती तो क्या करती हाइंस की जगह, मैं कह दूं नहीं मैं तो कभी चोरी नहीं करती, हो सकता है एक्चुअल में कर लेती, यू नेवर नो। तो ये क्या इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है। बायस्ड सैंपल है वो तो है ही, फिर जेंडर बायस थ्योरी है तो सिर्फ मेल सैंपल्स इसमें शामिल किए गए, वो एक इसका तीसरा जो है क्रिटिसिज्म है, आलोचना है।
सभी संस्कृतियों पे लागू नहीं होती। हो सकता है वेस्टर्न कल्चर में जो चीज सही मानी जाए वो यहां ना मानी जाए, तो सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, बात सही है। वो फिर मैंने टेलीग्राम पे दिए हुए हैं यार, हिंदी इंग्लिश के, तो आपको नोट्स। हाँ मीमांसा, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा होगा। क्योंकि अगर 3 घंटे की क्लास में 6 घंटे की तैयारी है, मतलब तैयारी एज इन कैसे, पहले क्वेश्चंस निकालना है, वही सारी कहानी, तो भी वो सब स्क्रीन पे ही हो रहा है। क्वेश्चन भी स्क्रीन पे निकाले जाते हैं आजकल, तो आप कहाँ तक प्रिंट आउट लेते रहेंगे। ठीक। फिर उसके बाद पढ़ा रही हूँ 3 घंटे, तो वो भी स्क्रीन पे ही है, सामने भी स्क्रीन है, ऊपर भी इतनी लाइट्स हैं, तो स्क्रीन टाइम ही स्क्रीन टाइम है। ये काम आपको एग्जॉस्ट बहुत करता है। ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा सा रिलैक्सिंग काम लगता है मुझे उसके सामने, ये थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन वाला जो है काफी हैप्टिक है। इसलिए मैंने पहले से थोड़ा कम भी कर दिया, लिमिटेड क्लास ही लेती हूँ अभी। और हाँ, क्या बोलना है भाई जयदीप सर को? वो अभी उन्होंने तो ऑनलाइन आए हैं वो कोविड के बाद, तो या तो जोश ज्यादा होगा, पता नहीं। मतलब मैं बहुत सालों से ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ, पिछले 8 सालों से, तो मेरे को तो अभी समझ में आ गया थोड़ा कम करने की जरूरत है। ठीक, चलिएगा खैर। नहीं, अभी ये खत्म हो गई थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो तो किसी ने लिखा तो मैं को अच्छा लगा कि हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है मेरा। और वो तो पता नहीं जो भी है, बट चश्मा एक्चुअल में नहीं लगा है, ये लाइट से बचने के लिए ही है, नहीं तो इतने में तो नंबर आ जाता है। हाँ, चलिए, और कोई बात हो तो बताओ। तो यही है इस थियरी का पूरा सार। एक आध क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, इन विच स्टेज कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ? एथिक्स ऑफ लॉ के अराउंड कहाँ घूमती है, कौन से स्तर में जो तर्क है कि सही और गलत जो है वो क्या होना चाहिए, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, एथिक्स ऑफ लॉ के अराउंड, यानी नियमों के अराउंड सही और गलत घूमता है, ये पूछा है। ओ गॉड। थैंक यू अर्शी, आप सीडीबी क्वीन हैं, आप क्या रुलाओगे क्या? सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। हाँ, टाइटल चेंज करा देंगे भाई, मैं तो बोला था टीम को टाइटल चेंज करने के लिए। डी। धन्यवाद हाई का, थैंक यू कृति। कर्नाटका से था ना कोई तो। हाँ, तो इसमें आंसर क्या है आपका? कन्वेंशनल मॉरलिटी, क्योंकि एथिक्स ऑफ लॉ यानी नियमों के ही साथ चल रहे हैं आप, तो परंपराओं के साथ चल रहे हैं कहीं ना कहीं। आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और है, इसको कर लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और लास्ट क्लास भी है सीटेट के लिए। तो असर्शन है, इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी चिल्ड्रन मूव फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed। तो बच्चे हर एक स्तर में बदलते जा रहे हैं। पहले वो कॉन्सिक्वेंस देखते हैं कि डांट पड़ेगी तो गलत है, नहीं तो सही है। फिर वो देखते हैं गुड और बैड, उनको कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। फिर वो रूल्स को समझने लगते हैं और ये समझ जाते हैं कि नियमों को बदला भी जा सकता है। यानी हर एक लेवल पे अप 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 जाते जा रहे हैं। रीजन क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूज दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 में एक तरह से, या लेवल 1 में एक तरह से, सेकंड में एक तरह से, तो ये प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता जा रहा है। दोनों ही बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे का रीजन भी है। ठीक है, चलिए, कुछ और सवाल है, कुछ पूछना है? देखो 14 और 15 को है आपका पेपर, 14th और 15th को है पेपर, 14th को है पेपर, 15th को है सीटेट।
कोई टेंशन लेनी नहीं है, सिलेबस सेम ही है, 2 अलग अलग सेट आ जाएंगे, 4 शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा एक दिन में, फिर पेपर अगेन सेम डे भी, कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 पेपर 2, 4 शिफ्ट में पेपर खत्म। कोई नॉर्मलाइजेशन ऐसा सच लगना नहीं है, और सिलेबस सेम ही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। 14 को जो पेपर आएगा वो आंसर की में डिस्कस कर लेंगे, और कोई दिक्कत है नहीं इस चीज़ में, ठीक है। जो भी पेपर आएगा आप फटाक से, जैसे ही आप एग्जाम दे के आएंगे, एक काम कर लीजिएगा, सीटेट वालों को कह रही हूँ भाई, बाकी बैचेस नहीं, himanshi.edu, himanshi.edu10@gmail.com। पेपर 1 जैसे आप देखे आए, या पेपर 2 सिर्फ सीडीपी वाला सेक्शन भेज दीजिएगा, अगर बाकियों में टाइम लग रहा हो तो सिर्फ सीडीपी भेज दीजिएगा, मैं फटाक से यूट्यूब पे आंसर की बना दूंगी 14 वाले पेपर में भी, और इससे आपका कोई नंबर घट बढ़ नहीं रहा। स्कैन करके कोई भी एक आपकी अडोबी स्कैन आता है, ऐप जो है कई सारी हैं, स्कैन करके साफ सुथरा भेज देना, मतलब आपने निशान लगाए हुए हों वो अलग बात है, ठीक, ना लगाए हों तो बहुत अच्छा है। तो 14 को हो चाहे आपका पेपर, चाहे 15 को, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, भेज दीजिएगा। ये नहीं सोचना है कि कोई और भेज देगा, खुद से भेज देना है, ठीक है। मार्केट में भी मिल जाएंगे क्लास नोट्स, नहीं अभी तो मिलना मुश्किल है। चलिए, कुछ और पूछना है तो बताओ। व्हाट्सएप नंबर तो अभी के लिए कोई एक्टिव नहीं है, बताओ कुछ और पूछना है तो बताओ। सोशलाइजेशन जीवन भर चलता ही रहता है भाई, समाज बदलता रहता है, भाषा बदलती रहती है, सब कुछ बदलता ही रहता है। हाँ, देखो लेवल 3 में बता दो, चलो मैं बता देती हूँ आज, इसीलिए यूट्यूब पे भी क्लास नहीं रखी है, नॉट फीलिंग वेल इनफ। देखो, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, परंपराओं से पहले, पनिशमेंट से बचेगा इसलिए आज्ञा का पालन करेगा। ये है म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, इंटरपर्सनल रिलेशन, जैसे को तैसा, तूने ये किया मेरे को ये चाहिए वापसी में, ठीक। फिर आता है लेवल 2। लेवल 2 अब आपको समाज के अनुसार चलना है, यहाँ पे समाज के अनुसार सही और गलत है। इसमें गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, थर्ड स्टेज है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। फिर फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर, नियम फिक्स हैं, आप नियमों को नहीं तोड़ सकते किसी भी हालत में, ये है नियम फिक्स वाला। ये एथिक्स ऑफ लॉ की जो बात हो रही थी कि लॉ जो है एकदम फिक्स है, सही वही है जो लॉ ने कहा है। वहीं अगर हम बात करें लेवल 3 की, तो यहाँ पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी समाज में नियम है, ऑर्डर बना रहे, लेकिन इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, तो अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदल दो, बदला जा सकता है, नियम फ्लेक्सिबल हैं, बदला जा सकता है अगर इंडिविजुअल राइट्स का हनन हो रहा हो तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन वगैरह भी लगा पाते हैं, ये सब होता है। फिर है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे समाज से नहीं, यहाँ पे आपको अगर कुछ गलत लगता है, ह्यूमन राइट्स के लेवल पे गलत लगता है ना, एक टाइम पे नियम तो हो सकता है कुछ भी हो, तो उस नियमों के भी खिलाफ चला जाएगा व्यक्ति, पूरी दुनिया के भी खिलाफ चला जाएगा अगर उसको कुछ सही लगता है, तो सेल्फ की मॉरलिटी होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में, ह्यूमैनिटी जस्टिस इन सब पे बात होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को जिनका भी पेपर है, और बाकी लोगों का अभी मैं 2-4 दिन छुट्टी रखूंगी भाई, 9 तारीख के बाद 10 या 11 से आपकी 10 तो नहीं, क्योंकि 9 को बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, 11 यूट्यूब पे मैराथन है, आप सभी अटेंड कर सकते हैं चाहे किसी भी बैच से हो, 9 तारीख को शाम को 8 बजे, और 11 बजे, मतलब 11 तारीख से फिर आपका बाकी बैचेस में भी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। कोई और बात हो, कुछ और पूछना हो तो देख लो, नहीं तो अब खत्म करते हैं आज की क्लास, इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, ज्यादा घबराना नहीं है सीटेट में, बढ़िया से पेपर देके आओ, जितना पढ़ लिया रिवाइज कर लोगे नोट्स भी अच्छे से तो सब याद आ जाएगा, ठीक। 1 मिनट में आपके कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। ओके, फिर पेपर में आप 130 प्लस जिसके भी आएंगे कमेंट या मेल कर देना सेम ईमेल आईडी पे, या करियर रोल में बता देना। टैग वर्ड्स में कल यूट्यूब पे कराऊंगी भाई, यूट्यूब पे तो अभी कराना है सीटेट का कुछ कुछ काम, तो वो आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आप प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही हूँ, है ना। कई लोगों को तो लगता है जैसे जान के नहीं पढ़ रहा हो कोई व्यक्ति। आज नहीं है यूट्यूब पे क्लास, मुझे बहुत ज्यादा, आप देख ही रहे हैं, शोल्डर पेन है भयंकर, माइग्रेन जैसी स्थिति है ना। ऑल द बेस्ट, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो सभी जगह पे पढ़ने ही थे हमको। बाय।